जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। आज मैं आपको लोकसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस या कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताऊंगा जो कि हर तरीके के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी दें, स्टेट पीएससी दें या किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्जाम दें। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकसभा। देखिए, लोकसभा की अगर हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। संसद भवन में हमारे दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। तो जो हमारी लोकसभा है ना, वो लोअर हाउस होती है। लोअर हाउस का मतलब होता है निम्न सदन। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, तो जो निम्न सदन होता है, निचला सदन होता है, वो कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और अपर हाउस किसको कहते हैं? राज्यसभा को। यहाँ पे लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो मेंबर्स चुने जाते हैं, मतलब जो सदस्य चुने जाते हैं, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू चुने जाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है, 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, वो मेंबर्स को चुन सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज। ठीक है, और हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके थ्रू लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। अब देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझ गए आप। हमारे देश में कोई भी नागरिक हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, ठीक है, अगर वो 18 साल से ऊपर की उसकी आयु है, ठीक है, तो उसको वोट देने का अधिकार है, वो वोट दे सकता है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हुए हैं, उनमें से जो विनिंग कैंडिडेट है, अगर उसको एक वोट भी ज्यादा मिल गया बाकियों से, मतलब इसमें यह देखा जाता है कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से किसको ज्यादा वोट मिला। जरूरी नहीं है कि वो वोट 50% के ऊपर हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि 50% के ऊपर हो। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि जिसको भी वोट ज्यादा मिल गया वो जीत गया, भले ही वो एक वोट से ज्यादा जीता हो। कई बार आपने देखा हो लोकसभा विधानसभा के चुनावों में बहुत कम मार्जिन से जीत होती है, 500 700, कोई कोई तो 10 12 वोट से जीतता है। तो क्यों जीत रहा है? क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जो भी पहले आगे निकल गया, भले ही उसने 50% वोट पाए हैं या नहीं पाए हैं, बट वो चुन लिया जाएगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये होता है। यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनकी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी होती है। जितने भी सदस्य चुने जाते हैं लोअर हाउसेस में, उनका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसको कॉन्स्टिट्युएंसी कहते हैं, और वो उसी कॉन्स्टिट्युएंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी का, अपने निर्वाचन क्षेत्र का। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनका टर्म 5 साल का होता है। लोकसभा के सदस्यों का टर्म कितना होता है? 5 साल का। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये 5 साल नॉर्मल, अगर हम बात करें, नॉर्मल टर्म तो है 5 साल का, लेकिन अगर बाई चांस प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, मतलब ये तब होता है अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर। तो जाहिर सी बात है उसका कार्यकाल फिर कम हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा भंग हुई मतलब सारे सदस्यों की कार्यकाल खत्म। ठीक है, कई ऐसे हमारे लोकसभा के जो हुए हैं, कई ऐसी लोकसभा हमारी रही है जो पूरे 5 साल नहीं चली। ठीक है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया और फिर से चुनाव हुए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हाथ में ये अधिकार होता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो, मतलब एक तरीके से इसको भंग कर सकते हैं लोकसभा को, लेकिन किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर। अब लोकसभा की जो मीटिंग होती है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो लोकसभा के चैम्बर में होती है, संसद भवन में। देखिए, अब तो हमारी नई संसद है, पहले हमारी क्या होती थी? पुरानी संसद हुआ करती थी। तो जो पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, इसके इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक लोकसभा का चैम्बर होता है, एक राज्यसभा का। तो लोकसभा के चैम्बर में जो मीटिंग होती है वो लोकसभा के मेंबर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, अब
पहले अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हुआ करती थी लोकसभा की 552। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552। लेकिन अभी करंट टाइम पर अगर हम बात करें, करंट, तो करंट में ये हो गई है 550। क्योंकि ये 552 में से दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स, दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स, इनको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अभी तक 550 552 मैक्सिमम थी, इनमें से दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस प्रैक्टिस को जनवरी 2020 में बंद कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से? 104वें संविधान संशोधन थे, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अब ये प्रावधान खत्म कर दिया कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य, एंग्लो भारतीय सदस्य अब संसद में नहीं चुना जाएगा। पहले दो जो चुने जाते थे उनको 104वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया जनवरी 2020 में। तो अब जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई लोकसभा की, वो हो गई 550। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, अभी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ये पॉइंट याद रखिएगा, नई जो संसद बनी है ना, इसमें जो लोकसभा बनाई गई है, ठीक है, उसमें कितने मेंबर बैठ सकते हैं? 888, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं नई संसद भवन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको नई संसद भवन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। बट आपको याद रखना है लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 888। ठीक है, अभी अगर करंट टाइम पर अगर हम बात करें तो वैसे तो मैंने बताई मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550, लेकिन अभी अगर हम करंट टाइम पे बात करें तो 543 सदस्य हैं अभी लोकसभा में। मतलब लोकसभा की अभी की स्ट्रेंथ कितनी है? 543। और ये सारे के सारे इलेक्टेड हैं, याद रखिएगा। लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, सारे अब इलेक्टेड मेंबर्स हैं, क्योंकि नॉमिनेशन दो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया। तो 543 जो सदस्य हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं? इलेक्टेड हैं। और इन 543 में अगर मैं बात करूं तो रिजर्व सीट अगर हम बात करें तो टोटल 131 रिजर्व सीट्स हैं। 131 कितनी हैं? रिजर्व सीट्स हैं एससी और एसटी के लिए। ठीक है, अगर 131, 543 में 131 क्या है अपनी मतलब रिजर्व सीट्स हैं। अब इस 131 में बात करें तो शेड्यूल कास्ट अगर मैं बात करूं तो इसकी 84 सीट आरक्षित है, 84। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो 84 सीट्स आरक्षित हैं। और अगर हम एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो 47 है, याद रखिएगा। तो 543 में कितने रिजर्व्ड हैं? 131। एससी के कितने हैं? 84। और एसटी के कितने हैं? 47। समझ में आ गया आपको? इसके बाद हमारे लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसके लिए एक कोरम होता है, मतलब जब तक वो कोरम पूरा नहीं होगा तब तक मीटिंग नहीं हो सकती। ये जो लोकसभा के लिए कोरम जो दिया गया है वो 1/10 दिया है। 1/10 ऑफ मेंबर्स, टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स का 1/10, मतलब अगर लोकसभा की 543 सीटें हैं, 543, ठीक है, तो इसका 1/10 करेंगे तो अराउंड 55। मतलब अगर इतने सदस्य मौजूद हैं तभी लोकसभा की कार्रवाई होगी, वरना लोकसभा की कार्रवाई नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ये कोरम का मतलब होता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो कितने मिनिमम सदस्य चाहिए तब होगी। तो उसके लिए कितने मिनिमम सदस्य चाहिए? 55, याद रखिएगा 55। 1/10 होता है उस उसकी जो टोटल सदस्यों की संख्या है उसका। समझ में आया आपको? अगला बात करें देखिए, लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, मैंने आपको बताया ना, लोकसभा का कार्यकाल वैसे कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी लगी है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के चलते लोकसभा की टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये काम कौन करेगी? संसद करेगी। मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हमारे देश में जो 5वीं लोकसभा थी, ठीक है, उसका कार्यकाल नेशनल इमरजेंसी के तहत 2 साल बढ़ा था। 5वीं जो लोकसभा थी
ठीक है, अभी हम देखेंगे पांचवी लोकसभा में कौन प्रधानमंत्री थे, कौन क्या था। लेकिन आपको याद रखना है पांचवी लोकसभा थी, ठीक है, इसके दरमियान राष्ट्रीय आपातकाल के चलते लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्र इसके चलते, नेशनल इमरजेंसी के चलते बढ़ाया जा सकता है। अभी करंट टाइम पर हमारी जो लोकसभा चल रही है, अभी करंट टाइम पर वो 18वीं लोकसभा, याद रखिएगा, 18th लोकसभा। अभी जो 2024 में चुनाव हुए, ठीक है, उससे जो लोकसभा बनी वो कौन सी बनी? 18वीं लोकसभा। ठीक है, कब से बनी? ये मई 2024 से। तो मई 2024 में जो चुनाव हुए थे, 2024 में आम चुनाव, उसमें 18वीं लोकसभा बनी। और ये कब से बनी है? मई 2024 से। ठीक है, अब लोकसभा की जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं अगर आप देखें ध्यान से, तो उसके लिए एक टीवी है, संसद टीवी, याद रखिएगा। पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग हुआ करता था, अब एक ही टीवी है, संसद टीवी। संसद टीवी में ही आपको लोकसभा की लाइव प्रोसीडिंग सुनाई, मतलब दिखाई देती है। मतलब अगर आप चाहें तो लोकसभा की कार्रवाई को संसद टीवी में देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। और लोकसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन कराता है वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, सभी के चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहां तक पॉइंट समझ में आए आपको? और हमारे यहाँ जो सेंसस होता है उस आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी नंबर ऑफ सीट्स, जनसंख्या के आधार पर, ये हमारे यहाँ जो सेंसस होता है उस आधार पर तय होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। अभी हाल ही में 2025 में 26 में जनगणना होनी है, चूंकि ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, याद रखिएगा। लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए सेंसस के आधार पर ना हमारी लोकसभा की सीटें तय होती हैं, सेंसस के आधार पर। क्योंकि देखिए हर 10 साल में सेंसस होता है, जाहिर सी बात है जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। तो उस हिसाब से हमारे देश में एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डीलिमिटेशन कमीशन। अब इस डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है आपको बता रहा हूँ। देखिए डीलिमिटेशन का काम दो होते हैं। एक तो जनसंख्या के सेंसस के आधार पर सीटों को बढ़ाना या घटाना, मतलब जो राज्यों में या उसमें लोकसभा में जो सीट्स हैं, ठीक है, विधानसभा की या लोकसभा की, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी कमी आएगी, ये बताना। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया वेरी करना, मतलब जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र है उसके एरिया में भी बदलाव आता है। ठीक है, उसके एरिया में भी बदलाव आता है और नंबर ऑफ सीट्स में भी बदलाव आता है। लेकिन अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो 1971 के सेंसस के हिसाब से सीट्स हैं। मतलब लोकसभा की सीट्स किस हिसाब से हैं? 1971 में जो जनगणना हुई थी उस आधार पर लोकसभा में जो सीट्स हैं, समझ रहे हैं आप? तो जो सीट्स हैं, नंबर, जैसे आज हम बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543। तो ये किस आधार पर है? ये 1971 के सेंसस के आधार पर है। मतलब 1971 का जो जनगणना हुई थी उसके बाद जो सीटों में बदलाव हुआ, उसके बाद से आज तक सीटों में बदलाव नहीं हुआ। आज तक सीटों में बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, दो बार इसको सस्पेंड किया गया डिलिमिटेशन को। एक बार 1976 में, 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसके तहत अब ये तय हो गया कि अब जो भी सीटें हैं, जो भी जनगणना होगी उस आधार पर नहीं, अब 2000 तक, सन 2000 तक अब सीटें नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद 2000 में एक बार और पास किया कि 2026 तक अब लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। मतलब इसमें इन्होंने कर्टेल कर दिया कि लोकसभा या राज्यसभा की सीटें, लोकसभा या विधानसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी, अब बढ़ेंगी। क्योंकि अब 2026 तक लिमिट खत्म हो रही है, अब सेंसस होगी। सेंसस में जाहिर सी बात है 1971 के कंपैरिजन में तो अब तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से अब क्या होगी? सीटें
बढ़ेंगी। और कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज अगर हम बात करें ना, तो ये तो 2011 सेंसस के हिसाब से चल रहा है। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का एरिया बढ़ा दिया गया लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि सीटें उतनी ही हैं। अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो निर्वाचन क्षेत्र का एरिया बढ़ा दिया गया। मतलब जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, अब वो कुछ एरिया में थी, लेकिन अब क्या हो गया, 2011 में सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसके चलते अब उसका एरिया बढ़ा दिया गया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस निर्वाचन क्षेत्र का। समझ में आया आपको? तो अभी सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, का एरिया बढ़ाने के लिए परिसीमन हुआ था 2011 के सेंसस के आधार पर। सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन की स्थगिति अभी भी 1971 के हिसाब से बनी हुई है। सिर्फ एरिया वाइज बढ़ाया गया 2011 के हिसाब से। समझ में आ गया आपको? अब अगर हम बात करें थोड़ा इतिहास की, कि हमारे लोकसभा का इतिहास क्या रहा। देखिए, हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसमें अधिकांश भाग अगर हम बात करें तो 1858 से लेकर के 1947 तक यहां पर ब्रिटिश रूल चला है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम एरिया में अगर हम बात करें, तो भारत के अधिकांश भाग 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश इंडिया का शासन चला, ब्रिटिश शासन चला, ब्रिटिश रूल। अब यहां पर इंडिया को वो कंट्रोल कैसे करते थे, तो इंडिया में आप याद करिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था फॉर इंडिया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल हुआ करती थी, एक काउंसिल हुआ करती थी इंडिया को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पर पूरे इंडिया को कंट्रोल करती थी। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इनकी एक काउंसिल हुआ करती थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे क्या करती थी, पूरे इंडिया को कंट्रोल करती थी। इसके बाद वॉइस रॉय जो हुआ करता था, एक वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया में, ठीक है, वॉइसरॉय हुआ करते थे इंडिया में। अब ये वॉइसरॉय का काम क्या होता था, तो वॉइसरॉय का काम बेसिकली होता था कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो भारत में कार्य करे। और वॉइसरॉय की भी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये हुआ करती थी। तो वॉइसरॉय की भी क्या हुआ करती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, और ये ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था, इसमें क्या किया गया, भारत पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों मेंबर्स हुआ करते थे। मतलब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक। तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892। इसमें प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर बनाया गया, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाया गया। मतलब अभी तक प्रांतों में लेजिस्लेशन नहीं था, सिर्फ केंद्र में था। इससे प्रांतों में भी लेजिस्लेचर बनाया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से, ठीक है। और एक तरीके से कहा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर्स भी क्या करी गई, बढ़ाई गई धीरे धीरे। ये जो लेजिस्लेटिव थी, ये जो एक तरीके से संसद के रूप में ये काम कर रही थी। मतलब ये विधायी परिषद जो था, ये एक तरीके से संसद के रूप में काम कर रही थी, ठीक। तो यहां तक हुआ। अब इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए गए, मतलब अब भारतीय लोगों को शामिल किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1909, उसने और लोगों को अलाउ किया। फिर इसके बाद सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत सबसे पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। क्या बनाई गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आज हम संसद भवन कहते हैं। आज जो हमारा पुराना वाला जो संसद भवन था ना, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इसके बाद फिर 1927 में, 1927 में पार्लियामेंट हाउस बनाया गया, संसद भवन।
मतलब आज जो हमारा संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस, वो 1927 में बनाया गया था, पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुराना वाला, जिसमें अभी तक हमारे सांसद बैठा करते थे। वो किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था 1927 में, याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद फिर 1935 का एक्ट आया। 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ये सब चीजें आपको पता है। फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हमें जो आज़ादी मिली ना, भारत और पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली है, वो इसी एक्ट के आधार पर मिली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें दो डोमिनियन बनी। ब्रिटिश इंडिया को दो भाग में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान की स्टेट को ये एक्ट पास किया गया 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट पास कर दिया गया, जिससे अब दो डोमिनियन स्टेटस बनेंगे, एक इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद हमारा मतलब हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग सॉवरेन कंट्रीज बन गए। अब उसके बाद हमारा संविधान सभा में संविधान बनता रहा, और अंततः हमारा संविधान कब पूरा बना? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था ऑफ इंडिया, वो कब बना? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और ये लागू कब हुआ? ठीक है, तो लागू हम सब जानते हैं, ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को। तो पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन इसी संविधान में एक आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 79। देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब इसमें संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 79, जो कहता है कि हमारे देश में एक संसद होगी, पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट के तीन लोग होंगे, तीन होंगे, कंसिस्ट ऑफ, मतलब पार्लियामेंट जो होगी, संसद, वो किन किन को मिला के होगी? एक तो होंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, या जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा होगा अपना राज्यसभा, तीसरा होगा राज्यसभा। तो इन तीनों को मिला करके क्या बनाई जाएगी? संसद बनेगी, आर्टिकल 79 के तहत। आर्टिकल नंबर 79 के तहत देयर शुड बी अ पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अनुच्छेद 69 के अनुसार संसद में होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया आपको? लोकसभा का आपको एक और नाम याद रखना है, जो हमारे संविधान में लिखा है, वो लिखा है हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, ये याद रखिएगा। हमारे जो वो है रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा। ठीक है। और राज्यसभा जो है, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये नाम उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा नाम तो बाद में आया। ठीक है। ये नाम बाद में लिया गया 1952 या 53 में, लोकसभा, और या 54 में लोकसभा और राज्यसभा नाम पड़ा। अब सबसे पहली जो लोकसभा थी, फर्स्ट लोकसभा, देखिए, अब संविधान बन गया, चुनाव हो गए हमारे देश में, जनरल इलेक्शन। देखिए, हमारे देश में पहला जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जो हुआ था, वो 1951 और 52 के बीच में हुआ था। ठीक है। आपको याद रखना है, पहली जो लोकसभा बनी, वो बनी 17 अप्रैल 1952 को। तो हमारे देश की जो सबसे पहली लोकसभा बनी, वो कब बनी? 17 अप्रैल 1952 को। और हमारे देश में जो पहला जनरल इलेक्शन, या जिसे हम कहें आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव जो हुआ, वो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के और 21 फरवरी 1952 तक, इतने दिन चुनाव चला था, पहला, जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। ठीक है। तो 17 अप्रैल 1952 को हमारे देश की पहली लोकसभा बन गई। समझ में आया आपको यहां तक? ये थोड़ा सा लोकसभा का क्या था, इतिहास था। ठीक है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कुछ कार्यकाल याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला कार्यकाल कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 17 अप्रैल को बन गई थी। ठीक है। जो सबसे पहली लोकसभा थी उसका कार्यकाल था 13 मई 1952। ठीक है, 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक। पहले वाले का याद रखना है आपको। 4 अप्रैल 1957 तक। इस दरमियान हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। ठीक। इसके बाद आपको जो कार्यकाल याद रखना है वो याद रखनी है पांचवी लोकसभा, फिफ्थ लोकसभा। देखिए ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकलौती ऐसी लोकसभा थी, ठीक है, जिसका कार्यकाल इमरजेंसी के कारण बढ़ाया गया था 19 मार्च 1971 से लेकर के, और इसका कार्यकाल चला 18 जनवरी 1977 तक। मतलब आप समझिए तकरीबन 6 साल के आसपास। और इस दरमियान देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी के समय पर पांचवी लोकसभा जो थी, इस समय पर एक लौती ऐसी लोकसभा रही है जिसका कार्यकाल इमरजेंसी के चलते बढ़ाया गया। जिसका कार्यकाल क्या किया गया था? इमरजेंसी के चलते बढ़ाया गया था। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है। हमारी जो 12वीं लोकसभा थी, 12वीं जो लोकसभा थी, इसका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था जितनी भी लोकसभा बनी है आज तक। 23 मार्च 1998 से लेकर के, और इसका कार्यकाल जो था 26 अप्रैल 1999 तक था। ये अब तक की जितनी भी लोकसभा बनी, ठीक है, उसमें सबसे छोटा कार्यकाल इसी का था। 1 साल 1 महीना 3 दिन। 1 साल 1 महीना 3 दिन। इस दरमियान जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इस दरमियान जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिएगा, ये मैं यूनिकनेस दिखा रहा हूं क्योंकि यूनिक है। क्योंकि आप वैसे तो लिस्टिंग आप देख लीजिएगा, आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी लिस्टिंग की अभी तक कितनी हुई है। और अभी जो करंट टाइम पर लोकसभा चल रही है वो 18वीं लोकसभा चल रही है। याद रखिएगा, अभी करंट टाइम पर कौन चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ कार्यकाल याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तीसरी लोकसभा, थर्ड लोकसभा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक तो तीसरी लोकसभा, और एक जो थी 11वीं लोकसभा, 11th लोकसभा। ये दो लोकसभा ऐसी रही हैं, इन लोकसभा के टोटल कार्यकाल में टोटल 3 बार प्रधानमंत्री, 3 अलग अलग प्रधानमंत्री बने। 3 प्राइम मिनिस्टर्स। तीसरी लोकसभा और 11वीं लोकसभा, ये ऐसी लोकसभा है जिसमें 3 प्रधानमंत्री बने। जैसे तीसरी लोकसभा की अगर हम बात करें तो तीसरी लोकसभा का कार्यकाल था 1962 से लेके 1967 के बीच में। 1962 से लेकर के 67 के बीच में तीसरी लोकसभा। इस दरमियान सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री, और फिर ताशकंद एग्रीमेंट में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, उसके बाद बनी इंदिरा गांधी। तो इसमें 3 प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। 1962 से 67 कार्यकाल था तीसरे। इसके बाद अगर हम बात करें 11th, जिसका कार्यकाल था 1996 से लेकर के 1997 तक। आप सोचिए ये भी बहुत छोटी लोकसभा थी, 11वीं। 11वीं लोकसभा अगर मैं बात करूं तो ये 1 साल 6 महीने की थी। 1 साल 6 महीना मतलब तकरीबन 1.5 साल। इस दरमियान 3 प्रधानमंत्री बने फिर से। एक तो बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। दूसरे बने थे HD देवे गौड़ा, और तीसरे बने IK गुजराल।
तो याद रखिएगा, ये 2 लोकसभा ऐसी रही हैं जिसके दरमियान, पूरी लोकसभा के दरमियान 3 प्रधानमंत्री बदले। तीसरी लोकसभा जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, और 11वीं लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहां तक? ठीक, अब देखिए अगला, अगर हम बात करें, अब जैसे कि लोकसभा का सदस्य चुने जाना है। अब लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, या जिसे कहा जाता है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो यही है कि भाई आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको लोकसभा का सदस्य बनने से पहले आपको ओथ लेनी होती है। देखिए, जब भी कभी लोकसभा का चुनाव, किसी को टिकट मिलता है किसी पार्टी से लोकसभा का कहीं से भी लड़ने का, तो उसको इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहले तो ओथ लेनी पड़ती है, ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिएगा आप, लोकसभा के क्या होते हैं, जो भी फॉर्म भरने जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के सामने इनको ओथ लेनी पड़ती है, और ये ओथ कहाँ दी है? 3rd शेड्यूल में, हमारे संविधान के 3rd शेड्यूल में दी है। ठीक है, तो तीसरे शेड्यूल में ये दी हुई है। ठीक है, जिसमें इनको ओथ लेनी पड़ती है बिफोर द इलेक्शन कमीशन। ठीक, दूसरा, तीसरा है 25 साल की उम्र मिनिमम। मतलब 25 साल से कम व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब एटलीस्ट कितनी एज होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है, ये तो है। दूसरा, अगर हम बात करें, तो संसद ने कुछ क्वालिफिकेशन के अलग रूल बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये संसद ने बनाया है। इसमें जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आप एक लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, भारत का नागरिक होना और 25 साल से कम उम्र होना तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जो भी प्रावधान है, ठीक है, जो भी प्रावधान इसमें दिए हैं, उस आधार पर लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अपराधी है, या कोई दिवालिया है, या कानूनी द्वारा अयोग्य घोषित, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी को कोर्ट ने मतलब कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्ट का मतलब होता है कि सजा याफ्ता। ठीक है, सजा याफ्ता हो जाना मतलब कानून ने क्या कर दिया, उसको सजा सुना दी। और अगर ये 2 साल से ऊपर की सजा है, 2 साल या उससे ऊपर की सजा, तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य आप नहीं बन सकते अगर आपको अपराधी करार दे दिया गया कानून के द्वारा, अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके अलावा आपका नाम किसी न किसी मतदान सूची में होना चाहिए। मतलब जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, मतदान सूची, जो आपकी मतदान सूची होती है, जिसमें आपका नाम लिखा होता है मतदान का। ठीक है, तो मतदान सूची में आपका नाम कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे एक तरीके से कहा जाए योग्यताएं हैं, जिसके तहत आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अयोग्यता के कारण है। अयोग्यता के कारण मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब आपका डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर हो सकता है? ठीक है, मतलब देखिए, अब लोकसभा के सदस्य आप बन गए, अब आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो कि कोई लाभ का पद आपने धारण कर लिया हो, पहला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण किया हो, तो आपकी संसद की सदस्यता जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो जाए, मतलब कि अनसाउंड माइंड अगर हो जाए। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर करना है? कोर्ट के द्वारा। ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आपने, किसी ने उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो घोषित कर दिया, एक सक्षम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अगर वो घोषित करता है अनसाउंड माइंड तो होगा। इसके अलावा बात करें, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अवमुक्त दिवालिया। ठीक है, तीसरा केस होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब होता है अपना अविमुक्त दिवालिया।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो विदेश की कोई नागरिकता प्राप्त कर ले, मान लीजिए हम लोकसभा के लिए चुने गए। अब लोकसभा के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने भारत की नागरिकता छोड़ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। तो हमारे देश में ये नियम है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप दूसरे देश के नागरिक हो गए तो भारत की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये हमारे देश का नियम है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में दिया हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ हो, और मैंने आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बताया था, जो ये लोकसभा के लोगों के लिए या जो, ठीक है, बनाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अगर इसके तहत भी कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इन सारे कारणों के कारण आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि लोकसभा में जब सीटें खाली होती हैं तो खाली किन कारणों से होती हैं। मतलब वाई देर इज अ लोकसभा सीट का वैकेंट होता है, वैकेंट सीट। लोकसभा में सीटें खाली क्यों होती हैं? पहला कारण, क्या क्या कारण है जिसके कारण सीटें खाली होती हैं? अगर कोई सदस्य अध्यक्ष को इस्तीफा दे दे, मतलब मेंबर रिजाइन इन राइटिंग टू स्पीकर। अगर कोई सदस्य, देखिए लोकसभा का अगर सदस्य है कोई, अगर उसको रिजाइन करना है या छोड़ना है ना, तो उसको अपना इस्तीफा स्पीकर को देना होगा, क्योंकि स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी सदस्य है, अगर उसने स्पीकर को दे दिया कि वो रिजाइन कर रहा है, उस हालत में जाकर के सीट खाली हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई सदस्य है, अगर मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है, अगर वो बिना अनुमति के 60 डेज, 60 दिन, अगर वो ये मतलब जो मीटिंग होती है उससे अगर दूर होता है बिना बताए 60 दिन तक, तो स्पीकर के पास ये पावर है कि उसकी सदस्यता को खत्म कर दे। ठीक है, 60 दिन याद रखिएगा, 60 दिन बिना बताए। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, अदालत के आधार पर अगर किसी को 2 साल से या उससे ऊपर की सजा हो गई, 2 साल या उससे ज्यादा की, तो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। उस सूरत हाल में सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट के 2 साल। और अगर कोई मेंबर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाए तब भी सीट खाली हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए तब भी सीट खाली हो जाएगी। तो सीट खाली होने के ये सब कारण। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर, संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 101। ये याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 101 ये कहता है कि कोई भी सदस्य, हमारे संसद का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर हो, वो लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता। ये याद रखिए, मतलब कोई ऐसा सदस्य नहीं हो सकता जो लोकसभा का भी सदस्य हो और राज्यसभा का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक ही सदस्य एक ही सदन का हो सकता है, या तो वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। ठीक है, इसके अलावा कोई सदस्य संसद का, पार्लियामेंट का, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, मतलब जो स्टेट में जो विधानसभा होती है, विधान परिषद, उसका एक साथ सदस्य भी नहीं हो सकता। याद रखिए, आर्टिकल 101 ये कहता है कि एक तो सबसे पहली बात तो कोई भी सदस्य वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का नहीं हो सकता, एक ही सदस्य। वो किसी एक सदन का ही सदस्य हो सकता है, या तो वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। ठीक है, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा के लिए चुन लिया गया तो उसको लोकसभा की सीट या राज्यसभा में से कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई विधायक संसद के लिए चुनाव लड़ा और वो जीत गया, तो वो, उसको अपनी विधायिका जो है, विधायक पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या सांसद ही छोड़े, दो में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आर्टिकल नंबर 101। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो लोकसभा की अगर हम बात करें ना, तो लोकसभा में एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पहली बात, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब इसमें डायरेक्टली वोट पब्लिक देती है, हम लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल।
इसके अलावा मैंने आपको बताया 18 साल से ऊपर का कोई भी सदस्य वोट डाल सकता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। इसमें हर राज्य को अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी में बांटा गया है। देखिए, अगर आप देखें तो हमारे अगर हम बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। कितनी सीटें हैं? 80। अब इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 कॉन्स्टिट्युएंसी है और हर कॉन्स्टिट्युएंसी से एक सदस्य चुना जाता है, मतलब 80 निर्वाचन क्षेत्र है। तो राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में बदला है। जैसे एमपी की बात करें, एमपी में 29 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 29 है। मतलब यहां पर 29 निर्वाचन क्षेत्र है। और निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर तय होता है? मैंने आपको बताया, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। तो हमारे देश में मैंने आपको बताया था कि राज्यों में जो सीटें हैं, जैसे ये 80 है, ये 29 है, ये किस आधार पर है? 1976 के सेंसस के आधार पर अभी भी चल रही है। 1971 के सेंसस के आधार पर अभी भी चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एरिया वाइज बात करूं, ठीक है, तो वो 2011 के सेंसस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो एरिया है विद इन स्टेट, ठीक है, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से। समझ में आ गया आपको? ठीक, ये चीज क्लियर हुई। और देखिए, हर राज्य को, कोई भी राज्य हो, उसको जो सीटें मिली हैं वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर मिली है, याद रखिएगा। यहां पर बेसिस सिर्फ और सिर्फ क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन ओनली, पॉपुलेशन के आधार पर मिली। समझ में आ गया आपको ये? ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी लोकसभा की शक्तियां भी होती हैं। ठीक है, देखिए हमारे देश में दो सदन है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। अब ये कैसे? ठीक है, कई कई ऐसी जगह है जहां पर लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहला पावर तो है लोकसभा के पास, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब भी अविश्वास प्रस्ताव, मतलब सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं है। ठीक है, और ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के अगेंस्ट होता है, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो सरकार चलती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही है उनकी। जब तक उनकी किसी भी पार्टी की मेजोरिटी लोकसभा में है, तभी वो सरकार बना सकता है। राज्यसभा में मेजोरिटी होने से कोई मतलब नहीं। अगर उसकी मेजोरिटी लोकसभा में है, तभी वो अपनी सरकार बना सकता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब ये ऐसा प्रस्ताव होता है जो सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब देखिए, जैसे सरकार चल रही है, अब सरकार ने अपना बहुमत खो दिया। अब विपक्ष को ये बात पता है, तो विपक्ष क्या करेगा? लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। अगर सरकार इसमें पारित हो जाता है, अगर ये मोशन पास हो गया, ठीक है, तो प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल को रिजाइन करना होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपका लोकसभा में आपका बहुमत नहीं, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हो गया। आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में और 1999 में दो बार इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो पास हो गया था लोकसभा से। ठीक है, तो पीएम को और उनकी मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ा था। दो बार हुआ अटल जी के साथ, 1996 और 1999 में। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती अविश्वास प्रस्ताव में, क्योंकि मंत्री परिषद जो होता है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो एक तो एडिशनल पावर लोकसभा के पास ये है जो राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरा है मनी बिल। देखिए, हमारे जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो हैं स्पीकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है।
धन विधेयक जो होता है ना, मनी बिल, मतलब ऐसा बिल जिसमें पैसों से रिलेटेड चीजें हो, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। उसकी राज्यसभा में कोई वो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा को केवल बिल को दिया जाता है बिल को स्टडी करने के लिए, और अगर अपना कोई सुझाव है तो वो देने के लिए। और इसके लिए भी टाइम लिमिट सेट है 14 दिन। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपने सुझाव लोकसभा को देने हैं। अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये बिल पास मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। और ये लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो उसके सुझाव को स्वीकार करें या ना करें, ये उनके हाथ में। तो इसीलिए मनी बिल को लेकर के भी पावर जो है वो लोकसभा की ज्यादा है। अब अगर हम बात करें नॉर्मल बिल्स की, जो साधारण विधेयक होते हैं, इनमें भी अगर ज्वाइंट सिटिंग हो जाए। देखिए हमारे देश में क्या होता है, नॉर्मल बिल जो होता है ना, जैसे अपना साधारण विधेयक, देखिए हमारे सदन, हमारे दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी बिल आएगा ना तो वो दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। तो अगर कोई साधारण बिल आता है, मान लीजिए उसे लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो इस केस में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो दोनों ही सदनों को एक साथ बिठाए, जिसको ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, और इस बैठक में, ठीक है, ये बहुमत से फिर तय होगा कि क्या करना है। अब चूंकि लोकसभा की संख्या जो है वो राज्यसभा से बहुत ज्यादा है, तो यहां पर भी अपर हैंड किसका होता है? लोकसभा का होता है, क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या जो है वो ज्यादा है। ठीक है। अब बाकी चीजों में अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की जो ताकत है वो लगभग लगभग बराबर है। जैसे कौन कौन से मैटर है जिसमें बराबर है? एक तो संविधान में संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया ना, और अगर उसमें एक सदन दूसरे सदन से सहमत नहीं है, तो इस केस में आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। राष्ट्रपति सिर्फ साधारण विधेयक पर ही जो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। या फिर अगर हम बात करें राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, मैंने आपको बताया था दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए जब मैं इम्पीचमेंट पढ़ा रहा था। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगे तो भी दोनों की समान शक्ति है। या किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना भी प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को हटाना, इसमें भी समान है। या फिर अगर हम बात करें आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में दोनों सदनों से पास होना जरूरी है नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। समझ में आ गया आपको? ये चीजें समझ में आई? क्लियर? अब देखिए हमारे लोकसभा में कई सारे प्रोसीजर है, वो भी हमें देखना है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे लोकसभा को चलाने का एक नियम है, ठीक है, जिसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहा गया है। मतलब हमारी लोकसभा किस तरीके से चलेगी, इसके लिए नियम बना हुआ है। ऐसे ही नहीं है कि हवा में चल रही है, इसके लिए भी क्या बना हुआ है? नियम बना हुआ है। और यहाँ पर डेली जो काम होगा, ठीक है, उसकी लिस्टिंग भी होती है। आप बात समझिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है। तो लोकसभा का जो कार्य है वो संचालन नियमों से चलता है। अब हमारे यहाँ लोकसभा की अगर हम बात करें तो 3 सेशन होते हैं संसद के, याद रखिएगा। हमारे देश में संसद जो है, सत्र जो है वो 3 सत्र होते हैं। ठीक है। एक होता है बजट सेशन, बजट सेशन कब से कब तक चलता है? ये फरवरी से लेके मई तक। फरवरी से लेकर के मई तक सबसे पहला जो सेशन होता है वो बजट सेशन होता है। इसके बाद अगला बात करें, अगला होता है मानसून सेशन। सदन की कार्रवाई होती है मानसून सेशन। मानसून सेशन होता है जुलाई से लेकर के सितंबर तक। ठीक है। इसके बाद तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कब होता है? दिसंबर में, मिड दिसंबर। तो ये 3 कार्यकाल होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बजट सेशन होता है, मतलब जो बजट सत्र होता है वो होता है फरवरी से मई। फिर मानसून,
सत्र की बात करें तो वो होता है जुलाई से सितंबर, और जो विंटर होता है वो दिसंबर के मिड में होता है। और हमारे यहाँ जो सिटिंग आवर्स होता है, अगर हम संसद की बात करें तो जो बैठने की जो सिटिंग आवर्स होते हैं, इसमें दो ड्यूरेशन होता है। एक होता है 11 बजे से लेकर के सुबह और 1 बजे तक। हमारी संसद 11 बजे से चालू होती है। ठीक है, तो 11 बजे सिटिंग आवर होता है पहला, और उसके बाद फिर 1 से 2 लंच होता है, और फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक दूसरी सिटिंग होती है, याद रखिएगा। तो हमारे जो लोकसभा हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनकी 11 बजे से लेकर के सुबह और 1 बजे तक पहला सेशन होता है, और दूसरा सेशन होगा दोपहर में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, 1 से 2 लंच होता है। ठीक है, और याद रखिएगा वीकेंड्स में, मतलब वीकेंड्स मतलब हमारे यहाँ जो संसद बैठती है वो सिर्फ मंडे से लेके फ्राइडे तक बैठती है, याद रखिएगा। सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। ठीक है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन क्या रहती है, छुट्टी रहती है। सिर्फ वीकेंड्स, ठीक है, वीकेंड्स पे काम नहीं होता। ठीक है, और अगर कोई छुट्टी है, हॉलीडे है नॉर्मली, तो उस दिन भी छुट्टी रहेगी। वैसे 5 दिन बैठती है। ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया 11 बजे से लेके 1 बजे तक, इसमें जो पहला 1 घंटा होता है ना, 11 से 12, ये होता है क्वेश्चन आवर। ये कौन सा आवर होता है, क्वेश्चन आवर। 11 से 12 जो 1 घंटा होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन आवर। इसमें क्या होता है, जो सदस्य होते हैं ना, मेंबर्स, वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो किससे क्वेश्चंस करते हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं। और इसी दरमियान मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सदस्य हैं उन्हें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है स्टेरिड, स्टेरिड क्वेश्चन। देखिए स्टेरिड क्वेश्चन का मतलब जिसका आंसर मंत्री को ओरली देना है। मतलब एक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब जो है ना मंत्रियों को, वो मुंह से देना है, मतलब उसी टाइम देना है। ठीक है, तो पहला घंटा जो प्रश्नकाल का होता है उसमें पहला जो होता है वो स्टेरिड क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर मिनिस्टर्स को ओरल क्वेश्चन, ओरल देना पड़ता है। और इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपको मंत्री जी के जवाब से संतुष्टि नहीं है तो आप उसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछ सकते हैं। ये सिर्फ स्टेरिड क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है, जो ओरल जिसका आंसर दिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अनस्टेरिड। अनस्टेरिड का मतलब होता है जिसका जवाब मंत्री को लिखित में देना होता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मंत्री को लिखित में देना है। इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि मंत्री को लिखित में जवाब देना है, तो इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है अर्जेंट कोई मैटर हो जाए, अर्जेंट कोई मैटर हो जाए और मंत्री जी से जवाब चाहिए, तो ये होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों जो क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन के लिए मिनिमम 10 दिन चाहिए होते हैं पहले। मतलब आपको 10 दिन पहले ही बताना पड़ेगा कि आप ये सवाल पूछने वाले हैं, नोटिस देना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में कुछ हो गया, अब सदस्यों को क्या चाहिए, मंत्री जो संभावित मंत्री हैं उनसे जवाब चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जब सेशन चल रहा है तभी पूछेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें मतलब तुरंत जो होता है, अर्जेंट में कोई मैटर हो गया तो उसको सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है ना, इसके बाद अगला जो 1 घंटा होता है ना, 12 से 1, ये होता है जीरो आवर। ये कौन सा होता है, जीरो आवर। जीरो आवर मतलब क्वेश्चन आवर। ठीक है, इस दरमियान, जीरो आवर के दरमियान जो मेंबर्स होते हैं वो जनता से जुड़े कोई भी मुद्दे को उठा सकते हैं, स्पीकर की परमिशन से। मतलब जनता से जुड़े कोई भी मुद्दे हो, पब्लिक इशू, कोई ऐसा इशू है जो पब्लिक से रिलेटेड है, तो उसको उठाने का काम कब है, 12 से 1, जीरो आवर्स में। तो ये कब उठाया जा सकता है, ये स्पीकर की परमिशन से उठाया जा सकता है, 12 से 1। समझ में आ गया आपको, तो ये था जीरो आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन आवर के बाद फिर अलग अलग काम शुरू होते हैं लोकसभा के, वो आप देख सकते हैं। देखिए मेन मेन काम क्या होता है, कोई बिल इंट्रोड्यूस करना। भाई लोकसभा का मेन काम क्या है, कोई बिल
कोई बिल है उसको पास कराना, ठीक है, बिल पास कराना, विधेयक या बजट, अगर बजट है तो बजट को पास कराना, ये सब मेन काम है, ठीक है। डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, अलग अलग तरीके के काम है ना भाई इनके। देखिए हमारे लोकसभा में क्या होता है, बिल, अगर कोई बिल है, ठीक है, विधेयक है, ठीक है, बिल लाना है। अब ये बिल भी दो तरीके के होते हैं, इस पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो बिल होते हैं ना, बिल, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। एक होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब देखिए पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल कहते हैं, ये क्योंकि ये वो बिल है या ये वो विधेयक है जो सिर्फ मिनिस्टर ला सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, मंत्री समूह होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी किसके सदस्य होते हैं, सदन के सदस्य होते हैं। अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब वो सरकारी बिल है, पब्लिक बिल है। और अगर उस सदन में या किसी भी सदन में मंत्री के अलावा अगर कोई और सदस्य, मंत्री के अलावा अगर कोई भी सदस्य बिल लेकर के आता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट बिल है तो मिनिस्टर लाएगा, और अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो वो कोई भी सदस्य अदर देन मिनिस्टर ला सकता है, ठीक है। और हर बिल की तीन रीडिंग्स होती हैं अपने, याद रखिएगा, हर बिल की तीन रीडिंग्स होती हैं, और इसको दोनों हाउसेस से पास करना होता है, तभी फिर जाके राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। बिल को दोनों हाउसेस से पास होना होता है, फिर ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जब तक हस्ताक्षर करेंगे, एसेंट देंगे अपना, उसके बाद ही ये विधेयक क्या बनेगा, कानून बनेगा। बिना राष्ट्रपति के दस्तखत के कानून नहीं बन सकता हमारे देश में। इसीलिए लोकसभा का, इसीलिए संसद का पार्ट राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति भले ही लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका सिग्नेचर जरूरी है अगर बिल बनना है तो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। फिर स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। वोटिंग किस तरीके से होती है, देखिए हमारे देश में वोटिंग दो तरीके से होती है। अगर कोई भी बिल पास करना है ना, तो हमारे यहाँ वोटिंग जो होती है वो एक तो होता है ध्वनि मत, ध्वनि मत से पास कर देना। मतलब जर्जे से, मतलब स्पीकर पूछते हैं, जो हाँ में कहे ना, हाँ, नो, आइज नोज, ऐसा होता है। तो अगर उनको लगता है कि हाँ ये वो, अब इसके बाद भी अगर ऑपोजिशन को ये लगता है कि नहीं ये प्रस्ताव नहीं होना चाहिए, तो वो डिवीजन मांगता है, ठीक है। डिवीजन एक टर्म होता है, वो मांगता है। डिवीजन का मतलब होता है कि अब जो है, अगर इसको चैलेंज कर दिया गया, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपने देखा हो कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होती है लास्ट में, ठीक है। या फिर पर्ची दे दी जाती है, अगर वोटिंग मशीन नहीं चल रही, कोई गड़बड़ी है, तो पर्ची दे दी जाती है। समझ गए आप। तो इस तरीके से हमारे देश में ऑटोमेटिक वोटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये सारी चीजें। अब देखिए हमारे, अगर हम बात करें तो ऑफिसर्स की, अगर हम बात करें तो लोकसभा के अंदर देखिए स्पीकर होते हैं जो पूरे लोकसभा का संचालन करते हैं। इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर होते हैं जो स्पीकर की एब्सेंस में, अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो उनकी एब्सेंस में क्या होगा, लोकसभा की कार्रवाई देखेंगे। और ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये दोनों के दोनों लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनेंगे। और ये कहाँ दिया है, आर्टिकल नंबर 93 में, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 93 ये कहता है कि लोकसभा किसका चुनाव करेगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। और इनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50%। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जो सदस्य हैं, ठीक है, तो उनका 50%, जो प्रेजेंट है और वोटिंग दे रहे हैं उसका 50% चाहिए होता है चुनने के लिए, ठीक है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं होता, बस ये दोनों के दोनों लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने
पहले बना दिया और बाद में फिर उसको चुनाव लड़वा के जितवा दिया, ऐसा नहीं। वो लोकसभा का सदस्य उस टाइम पर मौजूद होना चाहिए उस टाइम लोकसभा। अभी 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? आप सभी नाम जानते हैं। 18वीं लोकसभा 17वीं के भी यही थे, श्री ओम बिरला। ठीक है, तो ओम बिरला हमारे 18वीं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, स्पीकर का काम क्या होता है ये सब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा में एक सेक्रेटेरिएट भी होता है। आर्टिकल नंबर 98, आर्टिकल नंबर 98 ये कहता है कि संसद के जितने भी सदन हैं उनका एक सेक्रेटेरिएट होगा। सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है उनका एक सचिवालय होगा, आर्टिकल नंबर 98 के तहत। इस सचिवालय को कंट्रोल कौन करेगा? पूरी तरीके से स्पीकर करते हैं कंट्रोल। और इसी सचिवालय में, ठीक है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जिसको कहा जाता है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल। इसको कहा जाता है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल। ये कैबिनेट रैंक का व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि सेक्रेटेरिएट सचिवालय के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन काम को देखता है, सेक्रेटरी जनरल। और अभी करंट टाइम पर लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के अभी क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल, याद रखिए। सेक्रेटेरिएट होता है आर्टिकल नंबर 98 के तहत। और इस सेक्रेटेरिएट को कंट्रोल कौन करता है? स्पीकर करते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम करता है वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी करता है, जिसको क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी जनरल, जो है उत्पल कुमार सिंह। समझ में आ गया आपको? ठीक। इसके अलावा अगर आप याद कुछ और याद रखना चाहते हैं तो इसमें एक चीज और याद रख लीजिए। हमारे देश के सबसे पहले स्पीकर, हमारे देश के सबसे पहले स्पीकर कौन रहे हैं? जीवी मावलंकर। देश के सबसे पहले स्पीकर कौन रहे हैं? जीवी मावलंकर। और सबसे पहले डिप्टी स्पीकर, अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रहे हैं एम अनंत सनयन अयंगर। एम अनंथा सयानम अयंगर, याद रखिएगा, ये पहले डिप्टी स्पीकर रहे। और अभी करंट में आपको बता ही चुका हूं, ओम बिरला। ठीक है। अब देखिए, स्पीकर जो होते हैं ना हमारे, वो पूरे लोकसभा की कार्रवाई को मैनेज करते हैं। एक पॉइंट आपको इसमें और याद रखना है, मैंने आपको बताया था ना, जब दोनों सदन किसी बिल पे, आर्म्स विधेयक पर सहमत नहीं हो पाते तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इस ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, याद रखिएगा। इस ज्वाइंट सिटिंग को भी कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर करते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, भाई जैसे कोई विधेयक आया, इसको मन ये बिल मनी बिल है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? स्पीकर देंगे। सिर्फ स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो किसी बिल को मनी बिल माने या ना माने। ठीक है, बाकी सारे जितने काम होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, हाँ, लोकसभा में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी सदस्य को हटाना है, याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लगता है, उसमें अगर किसी सदस्य को हटाना है तो वो सिर्फ पावर स्पीकर के पास है, याद रखिए। हमारे यहाँ दो तरीके से हटाया जाता है, मैंने आपको बताया था। एक, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाए, ठीक है। एक, या तो उसकी चुनाव में कोई धांधली हो जाए। अगर चुनाव में कोई धांधली हुई है तो उसमें कौन हटाएगा? उसमें राष्ट्रपति हटाएंगे। मतलब कि बाकी सारे कारणों में कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ अगर उसके तहत फैसला लेना है तो कौन लेंगे? स्पीकर लेंगे, याद रखिएगा। और अगर स्पीकर को रिजाइन देना है, अगर स्पीकर को अपना पद छोड़ना है तो किसको देना पड़ेगा? डिप्टी स्पीकर को। जो डिप्टी स्पीकर है वो छोड़ेंगे पद, किसको देंगे? रिजाइन देंगे, डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर की एब्सेंस में कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर उनकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। और अगर दोनों ही नहीं है, स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तब ये अधिकार राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का, कि वो उन सदस्यों में से किसी एक को एज अ स्पीकर अपॉइंट कर दे, जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता। मतलब अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पर कौन तय कर देगा? राष्ट्रपति उनमें से एक को तय कर देगा। समझ में आई आपको ये सारी बातें? ठीक है, कार्यकाल आपको सब समझ में आई गए। ठीक है, पार्टी वाइज अब देखिए, स्टेट वाइज सीटें आप एक बार देख लीजिएगा।
वैसे मैं आपको बता दूं तो मैक्सिमम सीट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर लोकसभा की बात करें तो मैक्सिमम सीट किसकी है? यूपी की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीटें कितनी हैं? 48, 48। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कितनी है? 42। और चौथे नंबर पर आता है बिहार की कितनी है? 40। तो यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42 और बिहार 40। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो उनकी एक एक सीटें। ठीक है, ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। ठीक है, इनमें कितने सदस्य हैं? एक सीट है सबके। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? एक सीट। क्लियर हो रहा है? बाकी यूनियन टेरिटरीज में भी कुछ सीटें हैं, आप देख लीजिएगा। सरकार अभी किसकी है? एनडीए की। एनडीए बहुमत में है अभी लोकसभा में। कितने सदस्य हैं एनडीए के? 293। ठीक है, और जो ऑपोजिशन ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, अगर हम बात करें तो इसके कितने सदस्य हैं? 234 अभी करंट में। ठीक है, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी कौन? बीजेपी। बीजेपी के कितने सदस्य हैं लोकसभा में? अभी 240। और इसमें बात करें इंडिया ब्लॉक में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी, कितने हैं? 99 अभी करंट टाइम पे कितने हैं? 99। समझ में आ गया? इसके अलावा आपको याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष इस वक्त कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? मतलब लोकसभा के मतलब अध्यक्ष नहीं, सॉरी, लोकसभा के सुप्रीम मतलब वो कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा के नेता। और अगर हम विपक्ष के नेता की बात करें, ऑपोजिशन की, ठीक है, तो ऑपोजिशन में कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता, याद रखिए। ठीक है, तो सदन के नेता कौन है? प्रधानमंत्री। और ऑपोजिशन के नेता कौन है? राहुल गांधी। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो ये थी लोकसभा के बारे में। मैंने आपको जितनी हो सकी मैंने जानकारियां आपको लोकसभा के बारे में दी। एक एक इम्पोर्टेंट जानकारी, एक एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। कल हम देखेंगे राज्यसभा में किस तरीके से क्या होता है, वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।